हेलो एवरीवन। लास्ट के दो क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि सोशियोलॉजी क्या है, इसका डेफिनेशन और इसका नेचर। आज के क्लास में हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। तो हम सभी को पता है कि सोशियोलॉजी एक रिलेटिवली रीसेंट डिसिप्लिन है। टर्म सोशियोलॉजी वाज गिवन बाय अगस्त कॉम्ट इन 1838-39 और सोशियोलॉजी का ओरिजिन ही हुआ था ड्यू टू प्रॉब्लम पोज्ड बाय मॉडर्निटी। जब वेस्टर्न यूरोप में मॉडर्निटी आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लाइक इमर्जेंस ऑफ स्लम, एनॉर्मस इनइक्वालिटी। इन सभी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का बर्थ हुआ। इसीलिए कुछ लोग सोशियोलॉजी को द चाइल्ड ऑफ मॉडर्निटी भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, सोशियोलॉजी किन किन चीजों को अपने अंदर स्टडी करता है। तो दोस्तों, सोशियोलॉजी जो कि सोसाइटी की स्टडी करता है, ये अपने अंदर किसी भी चीज को स्टडी कर सकता है जो समाज से जुड़ा हुआ हो, जैसे क्लास एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट, मैरिज, रिलीजन, सोशल चेंज, राइट, और इवन सोसाइटी विच इज स्टैग्नेंट, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, माइग्रेशन। तो देखा जाए तो सोशियोलॉजी किसी भी चीज को स्टडी कर सकती है, यानी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज अनलिमिटेड। लेकिन ये बात हर सोशल साइंटिस्ट के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिनका कहना यह था कि सोशियोलॉजी एक यूनिक डिसिप्लिन है और इसको हमें लिमिट करके रखना चाहिए। आज हम वही देखेंगे कि आखिर सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, राइट। तो अगर सोशियोलॉजी के स्कोप की बात करें तो इसको लेकर के दो डिफरेंट स्कूल डिस्टिंक्टली इमर्ज हुए हैं। एक स्कूल जिसे फॉर्मल या स्पेशलिस्ट कहा जाता है, दूसरा सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल या स्पेशलिस्ट स्कूल जो है वो ये कहता है कि सोशियो में जो भी चीजें स्टडी की जाएगी वो बिल्कुल स्पेसिफिक टू सोशियोलॉजी होगा, यानी कि अलग डिसिप्लिन में उस चीज की स्टडी नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है और ये जो दो स्कूल है, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल, इसमें डिफरेंस क्या है, इनके थिंकर कौन कौन से हैं, और मैं इनके थिंकर्स को याद करने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर फॉर्मल स्कूल की बात करते हैं तो फॉर्मल स्कूल ने कुछ बातें बताया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया जिस पे ये बहुत ही स्ट्रिक्टली अडेयर करता है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल स्कूल ने कहा कि सोशियोलॉजी को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, सोशियोलॉजी मस्ट अवॉइड जनरलाइजेशन। उसके बाद इन लोगों ने ये कहा कि सोशियोलॉजी एक प्योर और इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन मींस सोशियोलॉजी को किसी और डिसिप्लिन जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिक डिसिप्लिन है और बिल्कुल प्योर है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि वी शुड स्टडी ओनली स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड दैट स्पेसिफिक एस्पेक्ट इज द ह्यूमन बिहेवियर। सो इन्होंने ये कहा, फॉर्मल स्कूल और इसको स्पेशलिस्ट स्कूल भी कहते हैं, कि बिल्कुल स्पेसिफिक एस्पेक्ट को स्टडी करनी है और दैट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज द ह्यूमन बिहेवियर। अंडरस्टैंड। इसके बाद इनका एक और पॉइंट है कि जो फोकस या कोर ऑफ स्टडी था वो इन्होंने इंडिविजुअल पे फोकस किया, ना कि सोसाइटी पे। सो इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी की जाएगी सोशियोलॉजी में, ना कि होलिस्टिक और पूरे सोसाइटी की स्टडी किया जाएगा। अब अगर इसमें हम थिंकर्स की बात करते हैं तो फॉर्मल स्कूल और स्पेशलिस्ट स्कूल, स्पेशलिस्ट स्कूल में वही थिंकर थे जो जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए थे।
जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन क्या है, ये बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जर्मनी में सोशियोलॉजिस्ट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप हुआ था। इस ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे जॉर्ज सेमल, मैक्स वेबर, फर्डिनांड टोनी, वॉन वीज, एंड इन लोगों ने इस थ्योरी को प्रोपागेट एंड सपोर्ट किया। अब आगे देखते हैं। अगर हम थिंकर्स की बात करते हैं तो फॉर्मल और स्पेशलिस्ट स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर जॉर्ज सेमल हैं। जॉर्ज सेमल को ही से फाउंडिंग फादर ऑफ फॉर्मल और स्पेशलिस्ट स्कूल कहा जाता है। जॉर्ज सेमल ने यह कहा कि सोशियोलॉजी एक प्योर डिसिप्लिन है एंड स्कोप शुड बी लिमिटेड टू ओनली फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ना कि कंटेंट। सो कंटेंट को स्टडी नहीं करना है। कंटेंट को कौन स्टडी करेगा? उसकी स्टडी साइकोलॉजी पे छोड़ दिया गया। और विच फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करी जाएगी? जो डाइवर्स सिचुएशन में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशल रिलेशन जो कि डाइवर्स सिचुएशन, चाहे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो, एक समय से दूसरे समय में हो, या डिफरेंट टाइम में हो, जैसे वार टाइम में हो, पीस टाइम में हो, इन चीजों की स्टडी की जाएगी, इन सोशल रिलेशनशिप की स्टडी किया जाएगा। और वो बिल्कुल उसके फॉर्म को स्टडी करेंगे, यानी टाइप्स, वो कैसे है, ना कि उसके कंटेंट को, कि एक्चुअली उस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। याद रहे दोस्तों कि ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कंटेंट यानी एक्चुअली क्या हो रहा है वो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट पे छोड़ दिया था। राइट? अब आते हैं कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं ये फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप के। तो वो है डिवीजन ऑफ लेबर, कंपटीशन, कोऑपरेशन, डोमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीजों की स्टडी की बात हुआ। इसके बाद आते हैं दूसरे थिंकर पे, तो वो है मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर को आप जानते हो कि इनका सब्जेक्ट मैटर था सोशल एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सोशल एक्शन को कैसे स्टडी करना था? एट इंडिविजुअलिस्ट लेवल पे। सोशल एक्शन क्या है कि एनी मीनिंगफुल बिहेवियर which actor do taking account into other individual and have a subjective meaning over that individual। सोशल एक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं एक आइसोलेटेड आइलैंड पे, तो वो सोशल एक्शन नहीं है, लेकिन वही प्रेयर मैं किसी ग्रुप में कर रहा हूं तो वो एक सोशल एक्शन हो जाता है, बिकॉज आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ अदर पीपल। अंडरस्टैंड? सो मैक्स वेबर ने ये कहा कि बेसिकली हमें इंटरप्रिटेट करना है और अंडरस्टैंड करना है सोशल एक्शन को, और हमें उन सारे सोशल एक्शन को एक्सक्लूड कर दो विच इज नॉट सोशल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एनी बिहेवियर जो कि किसी आइसोलेशन में किया जा रहा है। सो हमें इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड करना है सोशल एक्शन को, और उन सभी ह्यूमन इंटरैक्शंस को एक्सक्लूड कर देना है जो कि सोशल नहीं है। उसके बाद मैक्स वेबर ने क्या कहा कि एनालाइज करो और उसको क्लासिफाई करो कि किस तरीके के सोशल रिलेशनशिप्स हैं, किस तरीके के सोशल इंटरैक्शंस हैं, किस तरीके का सोशल एक्शन है। And you all know very well that according to Max Weber, there are 4 types of social action. For example, Zweck rational, word rational, social action related to what? Tradition. Social action related to what? Affectivity or emotion or affective action. So इन्होंने कहा कि इन social action को study करो और उसको classify करो। So Max Weber के बाद अब देखते हैं फर्डिनांड, नेक्स्ट थिंकर, जो कि अगले थिंकर जो कि फॉर्मल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं। ही इज नन अदर देन फर्डिनांड टोनी। फर्डिनांड टोनी आपको पता होगा कि ही इज वेरी फेमस फॉर हिज बुक कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। यू नो, फर्डिनांड टोनी,
he was only sociologist in those days से जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन में जो रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो इन्होंने स्टडी किया रूरल एरिया में जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो अर्बन एरिया के सोशल रिलेशनशिप से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने इस बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया कम्युनिटी एंड एसोसिएशन में, जिसको उन्होंने गमेनसेफ्ट एंड गजेलसेफ्ट कहा। सो द फॉर्मल स्कूल और स्पेशलिस्ट स्कूल के थर्ड इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं फर्डिनांड टोनी। इसके बाद आते हैं, तो ये है अनदर थिंकर जिनका नाम है वेयरकांट। इन्होंने सबसे पहले रिफ्यूज किया कि सोशियोलॉजी में हिस्टोरिकल स्टडी जैसी कोई चीज होनी भी चाहिए। डायरेक्टली रिफ्यूज हिस्टोरिकल स्टडी। जैसे ही आप हिस्टोरिकल स्टडी को रिफ्यूज करते हो आप स्कोप को स्ट्रिक्टली लिमिटेड कर देते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें सोशियोलॉजी में आप देखोगे तो वो स्टडी की जाती है इन लाइट ऑफ हिस्ट्री। इन सोशियोलॉजी नथिंग इज ए हिस्टोरिकल। हिस्ट्री का सोशियोलॉजी से बहुत डीप लिंकेज है। इनफैक्ट जी होवर्ड ने ये कहा कि हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री। वी विल डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद other social sciences, but for now you understand that Weirkant ने historical study को totally refuse किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि sociology एक independent discipline है as well as pure है। इसके बाद इन्होंने किस चीज को स्टडी करने के लिए कहा? तो according to Weirkant, relationship which knit people together, that should be the subject matter of sociology। इसके बाद एक और थिंकर है जिनका नाम है वॉन वीज। ये जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को बाद में कंटिन्यू किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब बाकी थिंकर या तो ऑब्लिवियन में चले गए थे, दे वर नो मोर इंटरेस्टेड और अलाइव नहीं थे। तो वॉन वीज ने कहा कि वी शुड स्टडी टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन सोशियोलॉजी, that is associative processes and dissociative processes। वॉन वीज का यहाँ पे तो इतना ही है। आगे वाले क्लासेस में we will study little more about वॉन वीज। So now the question is, ये सारा कंटेंट कि किस सोशल थिंकर ने क्या कहा वो तो इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू रिमेंबर who are the social scientists who supported formal और specialist school of sociology। तो सबसे पहले आप उनको याद कर सकते हो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को सपोर्ट किया था, राइट? जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को। लेकिन इसका एक और छोटा सा निमोनिक है, वो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें सोशल थिंकर कौन कौन से हैं? जॉर्ज सिमल, फर्डिनांड टोनी एंड मैक्स। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, जी एफ एंड मैक्स, राइट? सो दिस इज द निमोनिक यू शुड रिमेंबर। क्या होता है एग्जाम में कि अगर आपने लास्ट डे पे रिवाइज नहीं किया है तो मेमोरी थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, और उस सिचुएशन में आप गलत मार के चले आते हो। तो वैसे में ये चीजें काम आता है। सो रिमेंबर, जी फॉर जॉर्ज सिमल, एफ फॉर फर्डिनांड टोनी, एम फॉर मैक्स वेबर, एंड ऑल दीज थ्री वेर द मेंबर ऑफ जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके बाद वेयरकांट एंड वॉन वीज यानी V2, राइट? Weirkant and von Weege। तो G.F. Max V2, right? You can remember this। So mnemonic के बाद अब इसका criticism देख लेते हैं। So पहला criticism ये है कि आप किसी भी डिसिप्लिन को प्योर कह कैसे सकते हैं? सारे डिसिप्लिन एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होता है, right? So very conceptualization of pure discipline is a fallacy। अगर आप सोशियोलॉजी को देखें
तो सोशियोलॉजी इमर्ज ही हुआ था बाय स्टडिंग हिस्ट्री, बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फॉर ऑर्गेनिक एनालॉजी, लाइक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके कुछ फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने हेविली इंस्पिरेशन लिया था बायोलॉजी से। तो ये प्योर डिसिप्लिन इज नॉट पॉसिबल। देन अगर आप किसी भी डिसिप्लिन को प्योर बताते हो और उसके स्कोप को लिमिट कर देते हो तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। हाउ इट विल ग्रो इफ स्टडी मैटर इज सो लिमिटेड? देन दैट डिसिप्लिन रिमेन वेरी शैलो एंड लिमिटेड एंड से very circumscribed to study very small number of things, that in case human behavior. So दूसरा चीज ये हो गया कि ये इसके ग्रोथ को ही लिमिट कर दे रहा था। इसके बाद ये मियरली एब्स्ट्रैक्ट स्टडी को प्रमोट कर रहा है, कुछ कॉन्क्रीट आ ही नहीं रहा है। आप सोशल एक्शन को समझ रहे हैं लेकिन उससे कोई पैटर्न भी आप नहीं बना पा रहे, आपको जनरलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई मेजर कॉन्सेप्ट भी नहीं दे पाओगे क्योंकि आपकी स्टडी है वो लिमिटेड है सोशल बिहेवियर को लेकर के। इसके बाद होलिस्टिक अप्रोच नहीं था, यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर की बात हो रही है, होल सोसाइटी की बात तो हो ही नहीं रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस स्कूल के क्रिटिसिज्म ज्यादा है सपोर्ट से। इसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट जो प्रेडोमिनेंटली सोशियोलॉजी में स्टडी किया जाता है वो है सिंथेटिक स्कूल्स, राइट। तो अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक स्कूल क्या है और इसके थिंकर कौन कौन से हैं। तो synthetic school argue that sociology is neither pure nor independent discipline, rather than it is synthesis between all discipline. And as sociology has emerged recently, it is heavily influenced from other discipline, right? So sociology can be called the queen of social sciences. So sociology can be called queen of social sciences, and society should be studied holistically, because if you study only one aspect तो जो conclusion आएंगे वो valid नहीं आएंगे, वो false आएंगे। सोसाइटी की जो रियलिटी होती है ना वो अनियन की तरह होता है, लेयर्ड रियलिटी होती है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर मोर लेयर। लेकिन आप सोशल बिहेवियर को पढ़ोगे ना तो हार्डली 1 लेयर ऑफ रियलिटी को अंडरस्टूड करोगे। इसके बाद उन्होंने स्कोप ऑफ सोसाइटी को वाइडन करने में सपोर्ट किया और कहा कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी को स्टडी करो। एंड इट इज आल्सो आर्ग्यूड दैट इट इज क्लोजली लिंक्ड टू ऑल अदर सोशल साइंसेस। सो सोशियोलॉजी इज बेसिकली साइंस ऑफ साइंसेस, राइट। अब आते हैं इसके थिंकर्स पे। सो सिंथेटिक स्कूल के पहले इंपॉर्टेंट थिंकर हैं एमाइल दुर्खेम। He is also one of the most important founding father of sociology, and you know that for Emile Durkheim subject matter is social facts, and sociology, he divided sociology subject into 3 different branches. पहला सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा सोशल फिजियोलॉजी एंड तीसरा जनरल सोशियोलॉजी। सो सोशल मॉर्फोलॉजी को रैडिक्लिफ ब्राउन ने फिर डिटेल में स्टडी किया था इन ट्राइबल सोसाइटी। बट अकॉर्डिंग टू एमाइल दुर्खेम सोशल मॉर्फोलॉजी में क्या आता है? वो सारी चीजें विच हैव ज्योग्राफिकल और टेरिटोरियल बेसिस। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक विलेज के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो वो बहुत अलग होगा किसी सिटी के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। दूसरा, आप किसी विलेज के हैबिटेशन पैटर्न यानी कैसी बिल्डिंग बने हैं उसको देखोगे तो एक सिटी के बिल्डिंग पैटर्न से बहुत अलग होगा और डिफरेंट सिटी का बिल्डिंग पैटर्न भी अलग होता है। आप दिल्ली का कोई फोटो देखते हो और से पेरिस का देखते हो तो इमीडिएटली आपको डिफरेंस समझ में आ जाता है। उनकी बिल्डिंगें पेरिस की अलग होती है, दिल्ली की बिल्डिंग्स अलग होती है। तो इन सभी चीजों को सोशल मॉर्फोलॉजी में एमाइल दुर्खेम ने रखा।
इमानुएल दुर्खेम ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज मोरल एंड मटेरियल डेंसिटी। सो मोरल डेंसिटी क्या है? मोरल डेंसिटी इज नथिंग बट इंक्रीज इन इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी। एंड मटेरियल डेंसिटी क्या है? मटेरियल डेंसिटी इज पॉपुलेशन। सो व्हेन पॉपुलेशन increase in interactions also takes place, and moral and material density को जॉर्ज रिचर ने collectively कहा what? Tell me. Dynamic density. So now you understand what is moral density, material density. Moral density is nothing but increasing interaction or interaction among individual, while material density is population itself. And all these things are the part of, say that, the social morphology. Now what will be studied in social physiology, which is the second, say, branch of sociology according to Emile Durkheim. In social physiology you will study the process through which various aspects of society develop, means how family originated, how modern nation state develop from one form to another form. Understand all these things, how, why, all these questions will be addressed by social physiology. Then he called another branch general sociology, in which most general thing of sociology, for example religion, say education, these things will be studied. One more thing about Emile Durkheim, that he supported plurality of methodology. Understand? Means he did not stick to any particular methodology. What all methodologies he has followed? He followed historical comparison. Understand? Multivariate analysis. It will come when I will teach Emile Durkheim. You will understand these things very well. Right now you should remember, most importantly, that Emile Durkheim is most important social thinker of synthetic school. Understand? Another social thinker is Hobhouse. Hobhouse advocated study of every sphere of social life. Like Emile Durkheim, he talked on the similar line that study करो सोसाइटी की. Hobhouse said that society should be studied holistically. किसी चीज को छोड़ना नहीं है, तुम इसको हर तरीके से स्टडी करो. क्यों? ताकि तुम सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो प्रॉपरली. इसके बाद इसने ये भी कहा कि देखो म्यूचुअल एक्सचेंज तो होंगे ना डिफरेंट डिसिप्लिन में, चाहे वो मेथोडोलॉजिकल लेवल पे हो या किसी कॉन्सेप्ट लेवल पे हो. फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वोट बैंक दैट वाज गिवन बाय एमएन श्रीनिवास is being used more frequently by political scientists. So exchange तो होंगे. So Hobhouse, by saying these two things, supported synthetic school. Now come to Pitirim Sorokin. See, Pitirim Sorokin is a very important social thinker. हालांकि अब धीरे धीरे इनको कम पढ़ाया जा रहा है, बट पितरिम सोरोकिन का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने सोशल चेंज को स्टडी किया. एक्चुअली पितरिम सोरोकिन इज ए रशियन सोशियोलॉजिस्ट. सो आपको पता है ना रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां पे दो रिवॉल्यूशन हुआ था, एक तो मार्च अप्रैल में हुआ था और एक अक्टूबर में हुआ था. तो जो मार्च अप्रैल में रिवॉल्यूशन हुआ था, जो आई थिंक करेंस्की की गवर्नमेंट थी, ये उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर थे पितरिम सोरोकिन. बट वक्त का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि करेंस्की की गवर्नमेंट को लेनिन ने टॉपल कर दिया. सो पितरिम सोरोकिन को पनिशमेंट हुई कि ही विल पनिश बाय डेथ. लेकिन ये एक इंटेलेक्चुअल थे, तो ऐसा कहा जाता है कि लेनिन ने इनकी पनिशमेंट को पार्डन कर दिया था एक कंडीशन में कि आप रसिया छोड़ देंगे.
तो ये रसिया छोड़ के अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां पे स्टडी करते हैं। तो इन्होंने देखा था कि कैसे हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर्स हैं वो इंटरप्ले करते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन होता है। तो इन्होंने कहा कि देखो, सोसाइटी की स्टडी होगी होलिस्टिकली, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अगर तुम किसी पार्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टडी करोगे तो तुम सोसाइटी को नहीं समझ सकते हो। तो इन्होंने डिफरेंट और रशियन रिवॉल्यूशन में इन्होंने नॉन सोशल एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल क्राइसिस ऑफ फूड, राइट, सो नॉन सोशल एस्पेक्ट को भी इन्होंने कहा कि यू हैव टू स्टडी। आपको पता है रशियन रिवॉल्यूशन में स्लोगन क्या था? लैंड, ब्रेड एंड पीस। अंडरस्टैंड? सो पीस तो सोशल है, लेकिन लैंड एंड ब्रेड ये तो नॉन सोशल फैक्टर है। सो दिस गाय पेत्रिन सोरोकिन अंडरस्टूड वेरी वेल that non-social aspects also deeply affect social phenomena. So he talked about holistic study. इसके बाद इनके बाद आते हैं कार्ल मैनहाइम पे। सो कार्ल मैनहाइम ने सोशियोलॉजी को होलिस्टिक स्टडी करने की बात किया और इन्होंने सोशियोलॉजी को सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी और दूसरी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। मींस एक में अभी प्रेजेंट की चीजें पढ़ो और एक में हिस्टोरिकल और पास्ट की चीजें पढ़ो, राइट। कार्ल मैनहाइम को लोग याद करते हैं फॉर सोशियोलॉजी ऑफ his one book is very famous, that is called Ideology and Utopia, and that book, you know, so many people have written review about that book. Because ideology, for example, say that extremist ideology, right, it becomes say very oppressing, and in those periods social sciences get stalled, for example during Nazi Germany period. So these books were studied to decode these totalitarian or not so totalitarian ideology, right, उसका सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे चीजें अनफोल्ड होती है। तो ये चार थिंकर्स ये हैं जो सिंथेटिक स्कूल के हैं। कौन कौन से? एमाइल दुर्खेम, पेत्रिन सोरोकिन, राइट, कार्ल मैनहाइम एंड हॉबहाउस। अब इसकी निमोनिक क्या बनाओगे? तो इसकी निमोनिक बड़ी अच्छी होती है, पीएचडी। अब पीएचडी कर। P for Petrin Sorokin, H for Hobhouse, D for Durkheim and KAR, कार for कार्ल मैनहाइम। मैं आपको स्पून फीड कर रहा हूं, ये देखो एक स्पून है और मैं इस पे रख के आपको फीड कर रहा हूं। ये निमोनिक वगैरह वैसे तो स्टूडेंट का काम है, बट आपके एग्जाम में हमेशा टाइम ज्यादा नहीं होता, तो मुझसे तो मैं सारे निमोनिक्स को भी आपको बता रहा हूं। सो मैंने आपको समझा दिया कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। याद रखना, वैसे तो दोनों स्कूल की से इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी में, बट सिंथेटिक स्कूल ने सोशियोलॉजी को ज्यादा कंटेंट दिए हैं, ज्यादा एरिया ऑफ स्टडी दिया है। सो इसको थोड़ा सा डोमिनेंट कहा जा सकता है rather than फॉर्मल और स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी को। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने खूब अच्छे से आपको फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।